अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मुकर्रम साहब को आज मैं तकरीबन एक हफ्ते बाद देख रही थी। उनको देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मुझे अजीबो-गरीब एहसासात तंग करने लगे। मैं नहीं जानती थी कि इस इंसान में ऐसी कौन सी कशिश है जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। मैं जब भी इस इंसान को देखती थी मैं खुद पर कंट्रोल खो देती थी। कभी कभार तो मुझे खुद से खौफ आने लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठूं कि खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल ना रहूं। मुकर्रम साहब मेरे वालिद के बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमारे घर में वो पिछले एक हफ्ते से लगातार आ रहे थे। मेरे वालिद चूंकि एक बहुत बड़े सियासतदान थे, इस सिलसिले में इनसे अक्सर ही इनके दोस्त मिलने के लिए आते रहते थे और अभी भी सियासत का ही कोई मसला चल रहा था जिस पर वो दोनों बैठे बहस कर रहे थे, जबकि मैं इनसे कुछ ही फासले पर बैठी मुकर्रम साहब के चेहरे को देखे चली जा रही थी और अपने जहन में मुख्तलिफ तरह के तस्वुरात पैदा कर रही थी जिनसे मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अचानक ही मुकर्रम साहब ने मेरी तरफ देखा, हम दोनों की आंखें मिलीं और इसके साथ ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मुझे लगा कि अगर मज़ीद मैं इन्हें देखती रही तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मैं तेज़ी से वहाँ से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी और ख़ुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा तनफ़ुस किसी भी तरह से बहाल नहीं हो रहा था। कमरे में मेरी बहन बैठी हुई थी। मेरी ये हालत देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हो गया है फरीशे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बाबा ने कुछ कहा है या तुम्हारी दोबारा किसी से लड़ाई हो गई है? बहन की बात सुनकर मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिला दिया और इसे कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं इसे क्या बताती कि 14 साल की उम्र में ही मुझे अपने से कई गुना बड़े आदमी के साथ इश्क हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि ये इश्क इतना जानलेवा साबित हो जाएगा कि ये मुझसे ना सिर्फ मेरा बचपन छीन लेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये मेरी पूरी जवानी के लिए दाग बन जाएगा। अंदर कमरे में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही बाबा का बुलावा आ गया। यकीनन मुकर्रम साहब मुझे बुला रहे थे। बाबा की बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई थी, इसके साथ साथ खौफ भी महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनके सामने कैसे जाऊंगी और किस तरह का बर्ताव करूंगी। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी जब मामा दोबारा बुलाने के लिए आ गईं और फिर मैं इनके साथ ही बाहर चली गई। मुकर्रम साहब ने मुकर्रम साहब सोफे पर ही बैठे हुए थे। चूंकि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, इसलिए अम्मी ने मुझे इनके करीब जाकर बिठा दिया। जैसे ही मेरा हाथ इनके बाजू से जाकर लगा, मुझे लगा कि मेरे पूरे जिस्म में आग जलने लगी है। मेरी तबीयत यकदम ही खराब होने लगी थी। तभी मैं एक झटके से पीछे हटी। वो अपनी तशवीश ज़दा मेरी ये हरकत देखकर वो तशवीश ज़दा हो गई और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है प्रिशे बेटे, वो आपके बाबा की उम्र के हैं। अम्मी की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और इन्हें कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। ये कहकर मैं दोबारा से अपने कमरे में वापस आ गई। मैं अपने वालिद के साथ मैं अपने वालिद के इस हिस्से को दे रही थी जो मुकर्रम साहब से टकराया था। मैं वही अपने बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं भूल गई थी कि इस वक्त कमरे में मेरी बहन भी मौजूद है। वो परेशानी से मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, क्या हो गया है मेरी प्यारी बहन, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन खुदा के लिए रोना तो छोड़ दो। अपनी बहन की बात सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। पहले तो मैं परेशान हो गई कि इससे क्या जवाब दूं, लेकिन फिर मैं इसके गले लगकर मज़ीद ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मुझे अपनी कैफियत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं बस किसी तरह से इस कैफियत से बाहर निकलना चाहती थी। मैं किसी तरह से मुकर्रम साहब के तिलिस्म से बाहर निकलना जानती थी। यूं लग रहा था जैसे लोगों ने ये मुझ पर कोई जादू करवा दिया हो। मुझे दिन के हर लम्हे में बस इन्हीं का ख्याल आता था। रात को सोने से पहले भी इनका चेहरा वही मेरी नज़रों के सामने घूमता था और सुबह 11 बजे के बाद उठने में उनके बारे में ही सोचना शुरू कर देती थी।
इसी में ही मेरा पूरा दिन गुजर जाता था और अब मुझे उनकी इस तारीफ इसी में ही मेरा पूरा दिन गुजर जाता था और अब मुझे उनकी इस कदर तलब होने लगी थी कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज़ को तहस नहस कर दूं। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कभी कभार तो मैं खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच भी लेती थी, क्योंकि मुझे अपनी कम उम्री से बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। अगर मैं जवान होती या फिर इनकी उम्र के लगभग होती तो मुझे इस तरह की मुश्किलात का सामना करना ना पड़ता, बल्कि मैं किसी न किसी तरह से इनकी दस्तरस में पहुंच ही जाती। मगर यूं इस तरह से इनको हासिल करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे मदद लूं। और वो जुमा का दिन था, रात का वक्त था। मैं मामूल की तरह बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा जहन मुकर्रम साहब की तरफ ही लगा हुआ था। जब अचानक ही मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, मैंने चौंक कर देखा तो हैरान रह गई। थोड़े ही फासले पर मुकर्रम साहब खड़े थे और मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे। उनको मुस्कुराते देखकर मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मेरी ये मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। जब उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? उन्होंने मुझे इस वक्त मिलने के लिए बुलाया है। जब उन्होंने मुझे बेटा कहा तो मेरा दिमाग गुस्से से खौल उठा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज़ तबाह कर दूं। मैंने इंतहाई गुस्से से उनकी तरफ देखा और काफ़ी देर तक इसी तरह से देखती रही, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कुराहट दूर नहीं हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे इन्हें मेरे गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, बल्कि वो मेरे इस गुस्से से लुत्फानंदोज हो रहे हों। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि मैं आंसू बहाती, वो मेरे करीब आए और मेरी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारी आंखों में छुपे हुए पैगाम को अच्छी तरह से समझता हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा बाप कभी भी इसके लिए राज़ी नहीं होगा। लिहाजा बेहतर यही है कि इस सब को अपने जहन से निकाल दो। इनकी बात सुनकर मुझे तो पहले हैरत का झटका लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी मुझसे इस तरह की बात कर सकते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से जाने लगे तो मैंने बेसाख्ता इनका हाथ पकड़कर इन्हें रोक लिया। मैं अपनी इस जुर्रत पर खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है। उन्होंने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने इन्हें कहा कि मुझे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपनाना चाहती हूँ और आपको ही हासिल करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अगर यही सब कुछ है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेकर देख लेता हूँ कि तुम अपने इम्तिहान में किस हद तक कामयाब होती हो। फिर उन्होंने मुझे एक दिन अपने घर में मिलने के लिए बुलाया। उनकी बात सुनकर पहले तो मैं खौफज़दा हो गई और सोचने लगी कि अपने अम्मी अब्बू को क्या कहूँगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। चूँकि मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो मुझे यूँ भी कहीं भी जाने की इजाज़त दे देते। लिहाजा जब भी मुझे कहीं पर जाना होता तो इसके लिए मुझे घर के तमाम बड़े लोगों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगर कोई एक भी इनकार कर देता तो मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी। अभी भी मुझे अम्मी से इजाज़त का मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए गई थी। तब मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि अगले 3 हफ्तों तक बाहर जाने का नाम नहीं लूँगी, जबकि अभी मुकर्रम साहब कल ही मुझे अपने घर पर बुला रहे थे। उनसे मिलने के लिए बेचैन तो मैं भी बहुत ज़्यादा थी और बस किसी तरह से इनकी दस्तरस में जाना चाहती थी। लेकिन अब यहाँ पर मसला इजाज़त का उठ खड़ा हुआ। काफ़ी देर तक मैं वहीं पर बैठी सोचती रही और इस दौरान मुझे पता नहीं था कि मुकर्रम साहब बैठक में अब्बू के साथ बैठे हुए हैं और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। बेसाख्ता नज़र उठा कर देखा तो मेरे चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बिलाशुबा वो इंसान मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगता था और अब तो वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो मेरी आंखों को समझ गया था और उसने मेरी मोहब्बत के इजहार को भी कबूल कर लिया था। वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांट कर खामोश करवा दें या फिर मेरे वालिदैन को ही मेरी शिकायत ना लगा दें कि आपकी बेटी गलत चक्रों में पड़ गई है। खुदा का शुक्र था कि वो इंसान मुझे समझ गया था और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं थी। चंद लम्हे इसको देखकर मैं भी अपनी नज़रों को सुकून पहुंचाती रही। जब वो वहां से उठने लगा तो मैं भी बेसाख्ता उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि मैं कमरे के अंदर दाखिल होती, मुझे अपने अब्बा की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत ही संजीदगी के साथ मुझे पुकार रहे थे।
रात के इस पहर मुकर्रम साहब से बात करने के बाद अब्बा की मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत समझ रही हूँ और मुकर्रम साहब ने सब कुछ अब्बा जान को ही बता दिया हो। मैंने डरते डरते अब्बा की तरफ देखा। उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने को कहा और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने मुकर्रम अंकल से कौन सी किताबें लेनी हैं? उनकी बात सुनकर मैं इन्हें हैरानगी से देखने लगी। काफ़ी देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आई थी कि अब्बा जान किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे यूं चौंक कर देखने पर अब्बा भी हैरान हुए और मुझे कहने लगे, दरअसल मुकर्रम मुझे बता रहा था कि तुमने इससे कुछ किताबें मांगी हैं और वो चाहता है कि तुम इसके घर जाकर वो किताबें ले लो। कल वैसे भी वो अपने घर पर ही मौजूद होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसने भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वैसे भी तुमने आगे जाकर वकालत करनी है। मुकर्रम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वकील रह चुका है। वो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी रहनुमाई कर देगा। अब्बा की बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे जन्नत की नवीद सुना दी हो। जिस काम को मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ रही थी वो तो मुकर्रम साहब ने 5 मिनट के अंदर ही अंदर कर दिया था। न जाने मैं इस 1 घंटे में कितने ज़्यादा बहाने अपने जहन में सोच चुकी थी, लेकिन मुझे अपना हर दूसरा बहाना पहले बहाने से ज़्यादा फजूल लगता था। मुझे ये भी लगने लगा था कि शायद मेरी ये मुलाकात अधूरी ही रह जाएगी और मैं मुकर्रम साहब को नाराज़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्बा की बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और अब्बा को कहने लगी, जी मैंने इनसे वाकई कुछ किताबें लेनी थी और इन किताबों के बारे में मुझे टीचर ने भी बताया था कि ये बहुत अच्छी हैं। काफ़ी देर तक मैं अब्बा के साथ बैठी बातें करती रही, जबकि जहन मेरा अभी भी मुकर्रम साहब की तरफ उलझा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो मेरे जहन में आया कि मैं अब्बा को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे शैतान दोबारा से मुझ पर हावी हो गया। मैंने खुद को तसल्ली दे दी कि उसने गलत कुछ भी नहीं किया। मैंने भी बाकी लड़कियों की तरह मोहब्बत की है। मैं शायद भूल गई थी कि मोहब्बत ये सब कुछ नहीं है। ये सब तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। मोहब्बत अपने महबूब को हासिल कर लेने का नाम नहीं है। चूँकि इस वक्त मेरा जहन भी बहुत कच्चा था और मुझे सिर्फ और सिर्फ मुकर्रम साहब की तलब हो रही थी। इसी वजह से मैं बाकी तमाम चीज़ों पर गौर नहीं कर रही थी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को हासिल करना था और अब मुझे अपना ये मकसद मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा था। सुबह तकरीबन 7 बजे के वक्त मैं उठ गया था। मुझे इतना जल्द उठा देखकर अम्मी पहले तो बहुत हैरान हुई और फिर कहने लगी, लगता है खैरियत है बीबी, आज फिर इतनी जल्दी उठ गई हो, कहीं घूमने का इरादा तो नहीं है? याद है ना पिछले हफ्ते मुझसे वादा किया था कि अगले 3 हफ्तों तक तुम कहीं भी नहीं जाओगी। अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और इन्हें कहने लगी, अम्मी मैं कहीं भी नहीं जा रही, बल्कि अब्बा मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब्बा भी इसी वक्त अपने कमरे से निकले, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ जी, आज मैं अपनी बेटी को वकालत सिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर अम्मी हैरानगी से हम दोनों की तरफ देखने लगी। अब्बा ने इन्हें बताया कि वो मुझे अपने दोस्त के पास लेकर जा रहे हैं और बाकी बात सुनकर अम्मी यकदम ही आग बबूला हो गई और कहने लगी कि ये क्या बात हुई, अपनी जवान लड़की को एक अनजान मर्द के घर भेज रहे हैं और कुछ तो खुदा का खौफ करो। अम्मी की बातें सुनकर अब्बा गुस्सा करने लगे और कहने लगे, ये क्या तुम पिछले ज़माने की बातें लेकर बैठ गई हो? अरे वो इससे कई गुना उम्र में बड़ा है और इसके बाप की उम्र का ही है और मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे इस पर बहुत एतमाद है। वो हमारी बेटी को अपनी बेटियों जैसा ही समझता है। और मैं अब्बा की बातें सुनकर अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। इसके बाप की उम्र का है, लेकिन इसका बाप तो नहीं है ना। अम्मी अब्बा से बहस करने लगी। फिलहाल अम्मी की ये बहस मुझे बहुत जहर लग रही थी। मैंने अब्बा का बाजू पकड़ा और इन्हें कहने लगी कि अब्बा प्लीज़ मुझे जाना है। वो किताबें वाकई मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे डर था कि कहीं अम्मा अब्बा को अपनी बातों में कायल ना कर ले और मुझे लेकर जाने से मना कर दे। अब्बा भी अब ज़िद्दी हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने अम्मी को साफ साफ कह दिया कि मेरे मामलात में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। जबकि अम्मी ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। शायद अम्मी मुकर्रम साहब को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए कहती थी कि माएँ अपने बच्चों को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि इनके जहन में क्या चल रहा है। और अभी भी अम्मी मेरे चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट को तशवीश से देख रही थी।
जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो मुझे कहने लगी, ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी हंसी क्यों खिल रही है? वहाँ पर अपने अब्बा के साथ साथ ही रहना और एक लम्हे के लिए भी अपने अब्बा से जुदा मत होना। और अगर मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर अकेली घूमती रही हो तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि मेरा मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वहाँ से निकलना था। अब आपके साथ मैं बज़ाहिर गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन मेरा ज़हन मुकर्रम साहब के घर में ही उलझा हुआ था। मुझे सोचकर ही बहुत खुशी हो रही थी कि थोड़ी देर बाद हम दोनों का मिलन हो जाएगा। रात मुकर्रम साहब से की गई बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। दरअसल रात को मैं सोने के लिए लेटी हुई थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने देखा तो वो एक अननोन नंबर था। वैसे तो मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाती थी और ना ही मैसेज का जवाब देती थी, लेकिन रात को मैंने ना चाहते हुए भी इस मैसेज का जवाब दे दिया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुकर्रम साहब ही थे। फिर मैंने इनसे कॉल मिलाई और तकरीबन सुबह तक मैं इनसे बातें ही करती रही। रात के वक्त मैं सोई नहीं थी, इसी वजह से मैं सुबह भी जाग ही रही थी, जबकि अम्मी ये समझती रही कि मैं जल्दी उठ गई हूँ और मेरी आंख जल्दी से खुल गई है। इन्हें क्या पता था कि मैं तो सोई ही नहीं थी। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी कि अभी अपनी जिन हरकतों को सोच कर मैं हंस रही हूँ, बाद में अपनी इन्हीं हरकतों को सोचकर मुझे रोना पड़ेगा। अचानक गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। दूसरी तरफ मेरी बेचैनी भी सवा नेज़े पर पहुंच चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर वहां पर पहुंच जाऊं, जबकि दूसरी तरफ गाड़ी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब्बा भी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद इन्हें ऑफिस से कॉल आ गई। दरअसल उनकी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी, जहां पर उन्होंने किसी भी हाल में पहुंचना था। अचानक ही वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी में मुकर्रम साहब बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जब ही मैं इन्हें याद करती थी, वो मेरे सामने यूं ही आ जाते थे। अब तो मुझे यूं लगने लगा था जैसे दिल को दिल से राह होती है वाला मुहावरा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बना था। मुकर्रम साहब ने हम लोगों को परेशान देखा तो पूछने लगे, क्या हो गया है? अब मेरी तरफ नहीं आ रहे थे। अब्बा ने कहा कि भाई तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है और मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है। मुझे बस किसी तरह से इस मीटिंग में पहुंचना है। मुकर्रम साहब ने इन्हें तसल्ली दी और कहा, आप गाड़ी में बैठें, आपको मैं मीटिंग पर छोड़ दूंगा, जबकि परीक्षे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इससे मैं मुख्तलिफ किताबें दे दूंगा और समझा दूंगा। फिर बाद में अपने एक ड्राइवर के साथ घर भेज दूंगा। मुकर्रम साहब की बात सुनकर मैं इन्हें बेसाख्ता अपने अब्बा की तरफ देखा, जो इस वक्त गहरी सोच में डूबे हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगे, क्या ये ठीक रहेगा? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से पता है। अब्बा मुस्कुराने लगे और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, चलो तुम अपने मुकर्रम अंकल से आज वकालत सीखना। इस दौरान मैं मीटिंग जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा और फिर तुम्हें अपने साथ लेकर घर चला जाऊंगा। अब्बा की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ख्वाहिश इस तरह से भी पूरी हो सकती है। थोड़ी ही देर बाद मुकर्रम साहब ने अब्बा को इनके ऑफिस में छोड़ दिया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या इरादा है, आज अपने अरमान पूरे करने हैं या नहीं? उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती करने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद जब मैंने देखा तो मुझे रास्ता थोड़ा सा अनजाना महसूस हुआ। मैंने बेसाख्ता मुकर्रम साहब की तरफ देखा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, जबकि मेरे घर में अक्सर ही मेरे जानने वाले आते रहते हैं। इस दौरान हम परेशान हो सकते हैं। उनकी बात सुनकर खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैं इसी तरह से ही परेशान बैठे हुए थी जब उन्होंने मेरी हालत महसूस कर ली और मुझे कहने लगे, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मैं ही मुझ बल्कि मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मैं ही मुझे जिससे डरना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मेरे हाथों पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देने लगे। मैं भी थोड़ी देर बाद मुतमईन होकर बैठ गई थी।
बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मेरे हाथों पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देने लगे। मैं भी थोड़ी देर बाद मुतमईन होकर बैठ गई। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद हम इनके फार्म हाउस पहुंच चुके थे। मुझे अपने अब्बा की फ़िक्र होने लगी थी। मैंने जब इनसे अब्बा के बारे में बात की तो वो कहने लगे मुझे कि तुम फिक्र मत करो, इनकी मीटिंग तकरीबन 5 घंटों की है और वो 6 घंटों से पहले फारिग नहीं होंगे। मैंने पहले ही सब कुछ पता करवा लिया है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अब्बा की गाड़ी ख़राब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुकर्रम साहब का नौकर ही था, जिसे उन्होंने तोहफे में अब्बा को दिया था। मुकर्रम साहब की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस कदर शातिर भी हो सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद मैं इनके साथ फार्म हाउस में दाखिल हो गई। मुकर्रम साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। इसके बाद वो मुझे एक कमरे में ले गए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। इससे पहले कि वो मेरी तरफ आते, दोबारा से दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकर्रम साहब ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को सामने देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह से यहाँ पर आ सकती हैं। मुझे अपनी फ़िक्र होने लगी थी, लेकिन मेरी माँ के साथ अब्बा जान भी थे। मेरी माँ ने अब्बा जान को कहा कि मैं इसीलिए इसे इस आदमी के पास नहीं भेज रही थी, क्योंकि ये आदमी मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया है। इसी ने मेरा घर ख़राब करने की कोशिश की थी और मुझे आपसे बदज़न करना चाहा था और तन्हाई पाकर एकदम मेरे करीब आते थे और मुझे परेशान करते थे। लेकिन आप इन पर इस कदर भरोसा करते थे कि मैं आपको कभी इनकी सच्चाई बता नहीं सकी थी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं इस शख्स को नापसंद करती थी और इसीलिए इससे नफरत करती हूँ। अब जब मैंने देखा कि मेरी बेटी का रुझान इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है और ये भी मेरी बेटी में दिलचस्पी ले रहा है, तो मैंने खुली आंखों से सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया। और आज जब मेरी बेटी इसके पास अकेले में जाना चाहती थी, तो मुझे कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया था। इसीलिए मैं आपको बगैर बताए इसके घर गई, तो मुझे मालूम हुआ कि घर पर तो नहीं है ये। और जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने कहा था कि आप इसे मुकर्रम साहब के घर छोड़कर चले गए हैं। इसी वजह से आप परेशान हो गए और आपको अंदाज़ा था कि ये घर में नहीं होगा, तो यकीनन अपने फार्म हाउस में होगा। अम्मा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वो इस कदर बारीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा ले रही थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। सच कहते हैं कि माएँ बेटियों के लिए चील की नज़र रखती हैं। उन्होंने अब्बा जान को मज़ीद बताया कि मुकर्रम साहब ने मुझे बहकाने की कोशिश की है। चूँकि मैं कम उम्र थी, इस वजह से सब मुझे मासूम समझ रहे थे। मुकर्रम साहब भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे। मैं भी अब्बा जान को अपने सामने देखकर फौरन ही मुकर गई और रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैं इनके साथ घर वापस आ गई। इस दिन के बाद मेरे दिल में डर बैठ गया था। थोड़े ही अरसे बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन थी। हकीकत में मुझे इनसे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर वक्त के साथ साथ मैं इस किस्से को भूलने लगी। अब मेरी एक बहुत ही अच्छे घर में शादी हो चुकी है और एक बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं। मगर आज भी जब मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने अपने हाथों से अपनी इज्जत को खतरे में डाला था, तो मेरी रूह खौफ से कांप जाती है और मैं सोचती हूँ कि अगर वाकई इस दिन मेरी माँ ना आ जाती, तो ना जाने मेरे साथ वो शख्स क्या सलूक करता।